Now let's talk about this topic. This topic is equally important, connected to SFI. Now this is getting too serious. जो कुछ भी राजस्थान में हो रहा है वो बहुत सीरियस है, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पीएफआई को ऐसा लगता है लेजिटिमाइज कर दिया है। पीएफआई जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे स्टेट्स में ये बैंड है, लेकिन राजस्थान सरकार इसको लेजिटिमाइज करने की तैयारी में है या उन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया है। क्या है पूरी कहानी वो बता रहा हूं, क्योंकि ये डेवलपमेंट उससे ज्यादा डेंजरस है। जो कुछ कर्नाटक में हो रहा है उससे ज्यादा डेंजरस ये है। क्यों? उसका रीजन है। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसका रीजन है। हुआ यह है कि गवर्नमेंट ने, गहलोत गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, और ये पूरा कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड कंप्लीटली एक्सपोज करता है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद कांग्रेस। जो कांग्रेस कल तक कर रही थी आज उसको पलटने को तैयार है और बदलने को तैयार है, क्योंकि आज वो सेंटर में गवर्नमेंट में नहीं है या फिर कहीं और गवर्नमेंट में नहीं है, या है और सेंटर में बीजेपी बैठी है, तो वो सब कुछ करने को तैयार है जो कल तक नहीं कर रहे थे, या जो कल तक कर रहे थे वो आज करने को तैयार नहीं है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, सीरियस भी है, और पॉलिटिकल एक्सट्रीम पॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड को डिमॉन्स्ट्रेट भी करता है। कैसे? जो गहलोत गवर्नमेंट है राजस्थान में, उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी को खड़ा कर दिया आज। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं इस वक्त, आपकी तस्वीर में जो 3 तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि कहा जाता है कि सिमी का ही फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, या इसके लिंक्स कंट्रोवर्शियल हैं। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीजों के साथ इसके लिंक हो सकते हैं, ऐसा सस्पिशन है। और इसको आज यूनिटी मार्च, जिसको बहुत पब्लिसाइज किया गया, आप देख रहे हैं 17 फरवरी 2022, ये कोटा में यूनिटी मार्च को लेकर काफी पब्लिसिटी की पीएफआई ने। इस तरह की यूनिटी मार्च पीएफआई पहले चेन्नई में निकालना चाहती थी, उससे पहले त्रिवेंद्रम या केरला के दूसरे शहर में निकालना चाहती थी, वहां परमिशन नहीं मिला, लेकिन कोटा में इसको यूनिटी मार्च निकालने का परमिशन मिस्टर अशोक गहलोत ने दे दिया है। और आज उसी की तैयारी में, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं पीएफआई फाउंडेशन डे, उसकी तैयारी में आज उन्होंने मार्च भी निकाला कोटा शहर में, यानी राजस्थान के कोटा शहर में। तो जो आउटफिट बहुत सारे स्टेट में बैंड है, वो राजस्थान में खुलकर फाउंडेशन डे मना रहा है और मार्च भी निकाल रहा है। और उसको परमिशन कौन दे रहा है? कोटा एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि गहलोत सरकार के अंडर में चलती है। अब ये कहानी यहां तक तो फिर भी समझ में आती है, चलो एक सरकार का डिसीजन है, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि जिस सरकार ने पीएफआई को बैन किया केरला में, जिस सरकार ने कहा कि पीएफआई के लोगों के ऑब्जेक्शनेबल कनेक्शंस हैं, पीएफआई इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, पीएफआई इज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, जिस गवर्नमेंट ने कहा वो गवर्नमेंट कांग्रेस की थी केरला में। 2012 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस ने गवर्नमेंट ने बाकायदा हाईकोर्ट में जाके ये सब कुछ कहा। आज वही कांग्रेस गवर्नमेंट राजस्थान में पीएफआई को अलाउ कर रही है। मुझे मालूम नहीं है कौन सा हाइट ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स है, या पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, या पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। आई डोंट नो व्हाट शुड यू कॉल इट, बट आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट। आप ही की सरकार दूसरे स्टेट में इसको बैन कर रही है और आप आज उसको अप्रूवल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये करने से जो केंद्र में सरकार बैठी हुई, सेंट्रल में जो सरकार बैठी है, वो एम्बैरस होगी। और अगर बगैर इंफॉर्मेशन के मिस्टर अशोक गहलोत के ये ऑर्डर पास हो गया है, तब तो और भी ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन है फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी situation. I will tell you the reason why there is so much of questions being asked on SFI, which is not SFI, PFI, Popular Front of India. PFI को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं अलग अलग जगहों पर, और PFI का ही नाम बुर्का कंट्रोवर्सी में भी आ रहा है लगातार। तो जिस PFI का नाम बुर्का कंट्रोवर्सी में आ रहा है, उसी PFI को मिस्टर अशोक गहलोत ने कोटा में मार्च निकालने और अपने फाउंडेशन डे मनाने का परमिशन दिया है। आज
जो वर्कर्स हैं पीएफआई के, उन्होंने यूनिटी मार्च, ये यूनिटी मार्च का टैग पीएफआई लगातार देती रही है। ये यूनिटी मार्च है जिसको चेन्नई में रोक दिया गया था, लेकिन आज वही यूनिटी मार्च कोटा में निकाला गया। नयापुरा स्टेडियम है कोटा में। जो लोग कोटा से हैं या राजस्थान से हैं वो जानते होंगे, नयापुरा स्टेडियम है जहां पर उनका एनुअल फाउंडेशन डे मनाया जाना है। वहां तक इस मार्च को निकाला गया आज पूरे शहर में, और उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा परमिशन दिया और पीएफआई ने उसको पब्लिसाइज भी किया, जैसा आपने पोस्टर्स में देखा। 2012 द देन यूडीएफ गवर्नमेंट, यूनाइटेड डेवलपमेंट फ्रंट, लेड बाय द कांग्रेस, तो कांग्रेस की जो सरकार थी 2012 में केरला में, उन्होंने हाईकोर्ट में कहा दैट पीएफआई इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एज इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ द स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया विच इज सिमी। आज सिमी बैंड है क्योंकि उसके हाईली सस्पिशियस लिंक्स निकल गए थे, कहा जा रहा था उसके टेरर लिंक्स भी हैं। और सिमी के बाद पीएफआई को लेकर कांग्रेस ने हाईकोर्ट में बाकायदा जाके कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेंजरस है। आज कांग्रेस का स्टैंड उसी पीएफआई को लेकर बदल रहा है, कम से कम राजस्थान में तो। और ऐसा क्यों किया है ये मालूम नहीं, बीजेपी को एम्बैरस करने के लिए या फिर गलती हो गई है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इशू बढ़ने वाला है, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप देखेंगे कल से कितना बड़ा बवाल इस इशू पे होने वाला है, क्योंकि ये कोई छोटी सी बात नहीं है। गहलोत सरकार के नजर से बगैर नजर में आए ये हो गया तो और ज्यादा डेंजरस है, और अगर नजर में आए हुए उन्होंने परमिशन दे दिया तो पॉलिटिकल ट्रबल के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये ऐसा इशू है जिस पर बहुत ज्यादा हंगामा होने वाला है। पीएफआई क्या है? लेट्स हैव अ लुक एट पीएफआई, कि पीएफआई को लेकर इतने सारे ऑब्जेक्शंस क्यों आ रहे हैं और क्यों कर्नाटक की सरकार पीएफआई का रोल हिजाब कंट्रोवर्सी में ढूंढ रही है, और क्यों गहलोत सरकार ने जो परमिशन दिया उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं या और ज्यादा उठेंगे। ऐसा क्यों? उसका रीजन यह है कि पीएफआई को कहा जाता है कि पीएफआई इज अ न्यू नेम फॉर नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, विच वॉज एन ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 2006 में नया नाम दे दिया गया और उसका नाम बना दिया गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसका काम है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स इन द कंट्री, ये इसका बेसिक काम है। लेकिन पहले वो काम नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ करती थी, उसका नया नाम 2006 में लाकर पीएफआई कर दिया गया, क्योंकि एनडीएफ को लेकर बहुत सारे सवाल हो गए थे, बहुत सारी चीजें उसके बारे में कही जा रही थी, तो उन्होंने नाम बदल लिया। ये एक नॉर्मल मोडस ऑपरेंडाई है। सिमी दिक्कत में आए तो एक नया नाम कर दो, ये एनडीएफ दिक्कत में आए तो पीएफआई कर दो। तो ये नाम बदल बदल के ऑपरेट करने का सिस्टम बहुत पुराना है, तो उसी सिस्टम के तहत ये नाम बदल दिया गया। PFI has been attempting to take such unity march out, जो यूनिटी मार्च कोटा में आज हुआ है, उस तरह के यूनिटी मार्च को निकालने की कोशिश पीएफआई लगातार करती रही है। कहने के लिए सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, लेकिन इसका असली एजेंडा क्या है वो कांग्रेस की जो सरकार केरल में थी उसने ही हाई कोर्ट में जाके बताया, और बाद में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन पूरे देश में पीएफआई को लेकर कैरी आउट हुए। जो सीए प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी पीएफआई का रोल सस्पेक्ट किया जाता है, उसके बाद जो वायलेंस हुआ उसमें भी उसका रोल सस्पेक्ट किया जाता है, जो फंडिंग हो रही थी उसमें भी उसका रोल सस्पेक्ट किया जाता है। तो पीएफआई को लेकर बहुत सारे सस्पेशंस हैं। तो जो यूनिटी परेड या फ्रीडम परेड निकालने की कोशिश करती है पीएफआई, उसने पहली कोशिश की थी केरला में 2012 में, लेकिन हाईकोर्ट से गवर्नमेंट ने बैन किया। पीएफआई ने उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया, हाईकोर्ट ने पीएफआई की बात नकार दी, कहा पीएफआई इज नॉट परमिसिबल टू टेक दिस मार्च आउट। गवर्नमेंट के बैन को जस्टिफाई कर दिया। ये गवर्नमेंट थी कांग्रेस की केरल में 2012। तमिलनाडु चेन्नई 2015 पीएफआई ने यूनिटी मार्च निकालने का ऐलान किया। They said we will take a unity march out in Chennai in 2015, and they made certain commitments, but then again a lot of questions were asked and that march became controversial.
first Kerala, Tamil Nadu, and now Rajasthan. And now Rajasthan government permitted it. इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप लगाम नहीं लगाएंगे तो फिर बाद में ये आपके लिए सिरदर्द बन जाते हैं। फिर आप कहते हो कि इनको संभालने वाला कोई नहीं, फिर सिमी जैसा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, फिर सिमी हंगामा करती है, उसके बाद आप उसको बैन करते हो। तो कम से कम सिक्योरिटी मैटर्स पे हर गवर्नमेंट का एक रवैया होना चाहिए। सिमी को जब बैन किया गया था तो सिमी को बैन करने का डिसीजन कांग्रेस गवर्नमेंट का था, लेकिन कोई भी सरकार रही हो, बीजेपी की हो, किसी और पार्टी की हो, हर गवर्नमेंट ने उस ऑर्डर को माना और उसको फॉलो किया। ये नहीं कहा कि ये गवर्नमेंट कर रही है इसलिए हम नहीं मानेंगे। पीएफआई को लेकर अगर सवाल उठ रहे हैं तो आप 10 बार जांच कीजिए, उसके बाद परमिशन दीजिए, लेकिन आपने तो सीधे उठा के परमिशन दे दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एसएफआई के पीएफआई के अगेंस्ट में, एसएफआई इज a different organization, it has nothing to do with PFI. So if I'm very, in case I'm by mistake saying SFI, don't consider that, because that's a left organization, so students organization, so uska koi lena dena nahi hai PFI se. I'm talking about PFI. So PFI के अगेंस्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन अभी चला रखा है। चार्ज क्या है? चार्ज, और उसमें चार्जशीट भी फाइल हुआ है, ये दिल्ली में हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनली केरला में बनी 2006 में, अभी इसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है 2018 ऑनवर्ड्स, ऐसा बताया जाता है। तो जो चार्जशीट फाइल किया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, उसमें उन्होंने कहा कि जो पीएफआई है और उसका जो स्टूडेंट्स विंग है, जिसको लेकर मैं अभी नाम बता रहा था, जिसका रोल इस पूरे बुर्का कंट्रोवर्सी में और हिजाब कंट्रोवर्सी में आ रहा है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन पे अकॉर्डिंग टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्होंने बहुत सारा फंड कलेक्ट किया और उस फंड के जरिए कम्युनल राइट्स को इंसाइट करने की कोशिश की या डिजाइन किया या प्लान किया टू स्प्रेड टेरर इन द सोसाइटी। और ये चार्ज है अगेंस्ट पीएफआई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा इन्होंने बहुत सारी फंडिंग इनको मिली है और उस पैसे का इस्तेमाल ये कम्युनल टेंशन, सोशल अनरेस्ट और टेरर के लिए कर रहे हैं, ये और इनका स्टूडेंट्स विंग। और ये चार्जशीट बाकायदा दिल्ली के कोर्ट में फाइल हुई है। हाथरस गैंगरेप के बाद ये मैटर ज्यादा सामने आया था और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि हाथरस गैंगरेप के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश थी कि राइट्स कराए जाएं, वायलेंस कराया जाए, और उसके लिए बहुत सारी फंडिंग इसको हुई थी। ये हाथरस के मैटर में बाकायदा चार्जशीट दायर किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल एंगल पर फॉर फंडिंग एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी सीए एंटी सीए जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें उसको फंड करने का एलिगेशन भी इस पर लगा हुआ है। और कहा जा रहा है कि जो राइट्स दिल्ली में हुए थे, सीलमपुर में आपने देखा जिसमें पुलिस वालों के खिलाफ इन लोगों ने बहुत कुछ पत्थरबाजी की थी और बहुत दिन तक बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत लोग मारे गए और उसमें अभी तक केस चल रहा है। 2 लोगों को शायद प्रोसिक्यूशन 2 लोगों का हो गया है। तो वो पूरा जो मैटर है उसमें अकॉर्डिंग टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्होंने पैसे उस वायलेंस को फंड करने के लिए लगाए, ये चार्ज भी है। अगला चार्ज 2012 में कांग्रेस लेड केरला गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट फाइल किया हाईकोर्ट में, केरला हाईकोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा द एक्टिविटीज ऑफ पीएफआई आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड इट इज नथिंग बट अ रिसरेक्शन ऑफ द बैंड आउटफिट स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज सिमी। यानी 2012 में पीएफआई को लेकर कांग्रेस गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया और कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, ये सिमी का नया फ्रंट है और ये देश के लिए खतरा है। 2010 में जुलाई में केरला पुलिस ने रेड किए और उस रेड में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों से कंट्री मेड बॉम्ब्स, वेपन्स, सीडीज, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू तालिबान एंड अलकायदा, जो प्रोपेगेंडा मटेरियल होता है, ये सब रिकवर किया। उनके पीएफआई एक्टिविस्ट जो उनके लिए काम करते हैं उनसे पूछताछ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिली और ये चीजें भी रिकवर हुई, जो इंडिकेट कर रहा था कहीं या तो ये लोग सिंपैथाइजर हैं या फिर इनका कोई कनेक्ट है। पीएफआई डिनाइज इट। पीएफआई सेज दैट वी हैव नथिंग टू डू with any of these things because we are a socio-economic
organization and all these allegations are wrong. But ये PFI कहती है, गवर्नमेंट इसको नहीं मानती. ये सारी चीजें कांग्रेस की गवर्नमेंट ने केरला हाईकोर्ट को कही थी. आज वही कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान में एक अलग ही राग अलाप रही है, is singing an entirely different song and is permitting the same PFI to take a march out in Kota. This organization, according to central investigating agencies as well as certain state investigating agencies, is under cloud, under doubt. In April 2013, a series of 2010 में रेड किए गए, उसके बाद अप्रैल 2013 में भी अंडर द सेम कांग्रेस गवर्नमेंट केरला में दोबारा रेड्स हुए. ये केरला का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि केरला वाज अ कांग्रेस रूल्ड स्टेट. राइट नाउ राजस्थान इज अ कांग्रेस रूल्ड स्टेट एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग देयर इज अ डबल स्टैंडर्ड दैट्स गोइंग ऑन. सो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2013 में उनके रिजीम में, उनके गवर्नमेंट ने नहीं, उनके रिजीम में पुलिस ने दोबारा रेड किए अलग अलग सेंटर्स पे पीएफआई के, और उसमें खास करके नॉर्थ केरला में जो तमिलनाडु का बॉर्डरिंग इलाका है ना, नॉर्थ केरला इज बॉर्डरिंग तमिलनाडु एंड कर्नाटका. सो उस इलाके में उन्होंने रेड किए और उसमें बहुत कुछ उन्होंने फिर से रिकवर किया, जैसे फॉरेन करेंसी, लीथल वेपन्स, ह्यूमन शूटिंग टारगेट्स जो प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बॉम्ब्स, एक्सप्लोसिव रॉ मटेरियल, गन पाउडर, तलवार, स्वॉर्ड्स, इसके अलावा बहुत सारा पैसा, ये सब कुछ रिकवर हुआ. केरला पुलिस ने क्लेम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैट दिस रिवील्स द टेरर फेस ऑफ पीएफआई. ये केरला पुलिस तब बोल रही थी जब कांग्रेस सरकार में थी. In 2010, the PFI alleged that the Kerala police alleged that the PFI has links with banned Islamic terrorist organizations like SIMI and certain other organizations staying outside India or based outside India. PFI national chairman, जो केरला पुलिस ने कहा ना कि इनके लिंक्स सिमी के साथ हैं, तो उसका बेसिस है, इट्स नॉट विदाउट बेसिस. क्यों? जो पीएफआई के नेशनल चेयरमैन है अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमानी इज द फॉर्मर नेशनल सेक्रेटरी ऑफ सिमी, यानी जो पहले नेशनल सेक्रेटरी थे सिमी के, वही इसके चेयरमैन है. डायरेक्ट लिंक है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है. कल तक सिमी में वो सेक्रेटरी थे देश के नेशनल, आज वो चेयरमैन है पीएफआई के, और पीएफआई कहता है हमारा सिमी से कोई लेना देना नहीं है. तो अगर आपका लेना देना नहीं है तो कल तक सिमी के सेक्रेटरी आज आपके प्रेसिडेंट कैसे हैं, चेयरमैन कैसे हैं? और फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं हो रही है हर स्टेट में. जो दूसरे केरला सेक्रेटरी हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन के, पीएफआई के जो केरला सेक्रेटरी हैं अब्दुल हमीद, अकॉर्डिंग टू केरला पुलिस, वो पहले सिमी के स्टेट सेक्रेटरी थे. यानी जो पहले सिमी के स्टेट सेक्रेटरी थे वो अब पीएफआई के स्टेट सेक्रेटरी हैं. इसीलिए केरला पुलिस कह रही है कि ये सिर्फ नाम बदला है, काम वही है इनके, सिर्फ इन्होंने अपने सुविधा के लिए नाम बदल लिया है. क्यों? क्योंकि सिमी बैन हो गई थी. सिमी के नाम के साथ आप ऑपरेट नहीं कर सकते थे, आपको अरेस्ट कर लिया जाता. आप सिमी का ना ऑफिस खोल सकते हैं, न सिमी का आप लेटरहेड यूज कर सकते हैं, न सिमी का किसी तरह से नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं. सिमी के नाम पे पैसा भी नहीं ले सकते, और आप बता भी नहीं सकते कि मैं सिमी के लिए काम कर रहा हूं. आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, बिकॉज सिमी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ टेरर आउटफिट. आतंकी संगठन के तौर पे सिमी को डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. तो इन्होंने सिमी छोड़ा और पीएफआई ज्वाइन कर लिया. पोजीशन वही रही, स्टेट सेक्रेटरी सिमी में थे, अब स्टेट सेक्रेटरी पीएफआई में. और इसीलिए केरला पुलिस कहती है ये कुछ नहीं है, ये सिमी का नया रूप है. शायद राजस्थान गवर्नमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन है नहीं, थोड़ा कलेक्ट कर लेते तो बेहतर होता. बहुत ही सैड सिचुएशन है. पॉलिटिक्स इस कदर आप नहीं गिरा सकते कि आप ऐसा करना शुरू कर दें. एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको लगे कहा जा रहा है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, उसको बेधड़क रैली निकालने, मार्च निकालने की परमिशन दी जा रही है. 2012 में ही केरला गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट केरला हाईकोर्ट में फाइल किया
और उसमें कहा कि पीएफआई का हाथ, पीएफआई के एक्टिविस्ट का इन्वॉल्वमेंट 27 केसेस ऑफ मर्डर में है। 27 केसेस ऑफ मर्डर। मोस्टली किनको मारा? सीपीआईएम काडर और बीजेपी के काडर को, आरएसएस काडर को। यानी 27 मर्डर केस में पीएफआई के मेंबर्स का हाथ था, और ये 27 लोग वो थे जो या तो सीपीआईएम से जुड़े हुए थे या फिर आरएसएस से जुड़े हुए थे। उनको मारने का एलिगेशन है, और ये एलिगेशन कब लगा? जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी केरला में। In 2014, it again submitted, the same Kerala government again submitted another affidavit in Kerala High Court that the activists of NDF, National Development Front, जिसका नाम अब PFI हो गया था, were involved in 27 communally motivated murder cases, 86 attempt to murder cases, and 106 communal riots cases or cases related to communal hatred। 106 केसेस सिर्फ केरला में। जब असम राइट्स हुए थे, आपको याद होगा 2012 में असम में, गुवाहाटी में राइट्स हुए थे, अब उसमें भी इसका नाम आया था। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि पीएफआई के जो मेंबर्स साउथ इंडिया में बैठे थे, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो केरला में हो, चाहे वो आंध्रा में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे वो दिल्ली में हो या महाराष्ट्र में हो, वहां सब जगह बल्क एसएमएस रिलीज किया गया, लाखों की संख्या में एक साथ। यहां तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मैसेजिंग बंद करना पड़ा एक हफ्ते तक। उस मैसेजेस में जो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, जो वहां रह रहे थे, उनको धमकी दिया गया कि या तो स्टेट छोड़ दो वरना मार देंगे। और वो जो एसएमएस रिलीज हुए थे, उनका ओरिजिन दो था, एक तो पीएफआई के मेंबर्स और दूसरा पाकिस्तान से जनरेट हुए थे, या फिर पीएफआई के मेंबर्स के गैजेट से जनरेट हुए थे। और पीएफआई का डायरेक्ट नाम लिंक उस गुवाहाटी और असम में जो वायलेंस हुआ था उसमें आया था। अब आप सोचिए ये ऑर्गेनाइजेशन कहां कहां ऑपरेट कर रहा है। जो वायलेंस गुवाहाटी में हुआ, उसकी धमकी इन्होंने पूरे सारे देश में दे डाली, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सब जगह। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि रातों रात नॉर्थ ईस्ट के लोगों को शहर छोड़ के भागना पड़ा, डर के मारे, क्योंकि इन लोगों ने इतना डरा दिया, ऐसा दहशत फैलाया कि नॉर्थ ईस्ट के लोग, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, उनको लगा कि अगर हम रहे तो उनको मार देंगे। वो सब के सब रातों रात चले गए। गवर्नमेंट ने उसमें भी इसका रोल सस्पेक्ट किया था। इन्वेस्टिगेशन ने बताया था कि ये जो मैसेजेस थे, ये हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, हुजी जिसको कहते हैं शॉर्ट में, हरकतुल जिहाद उल इस्लामी, ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकी संगठन है, और इसका बेस पाकिस्तान है। इसके और पीएफआई के लिंक्स थे, और ये पूरा एसएमएस का कारोबार अगेंस्ट नॉर्थ ईस्टर्न इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया था, ताकि देश में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा सके। हुजी और पीएफआई, इसमें और जो दो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थे इनके साथ, जिन्होंने इनकी मदद की थी, एक था मनीता नीति पसराई, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, मनीता नीति पसराई, और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी। ये दो ऑर्गेनाइजेशन थे जिनका रोल भी इसमें सामने आया था, मनीता नीति पसराई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी। More than 60 million messages were sent out in a single day on 13th of August 2012. In one day, 60 million messages. Some 28-30% of these messages were found to have been uploaded from Pakistan. The rest were uploaded by the people affiliated to PFI and the sister organizations. 30,000 people staying in Pune, Chennai, Hyderabad, Delhi had to leave the city
and reach their hometown. क्यों? आपको याद होगा दिल्ली में भी लाजपत नगर मार्केट को बंद करना पड़ गया था, सरोजिनी नगर मार्केट को बंद करना पड़ गया था, क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा था, उनको धमकियां दी जा रही थी और उनको डर लगने लगा था। बहुत सारे एफआईआर फाइल हुए कि हमको ऐसे कहा जा रहा है, हमको वैसे कहा जा रहा है। बहुत बड़ा कैंपेन चला दिया था इन्होंने एसएमएस के जरिए और सबको डराकर नॉर्थ ईस्ट भिजवा दिया। उसमें प्रॉपर टेरर मॉड्यूल था खुजी का जो ऑपरेट कर रहा था और उसकी मदद पीएफआई कर रहा था, ऐसा एलिगेशन है। आई एम नॉट सेइंग कि ये हम लोग कह रहे हैं, दिस इज व्हाट द एलिगेशन इज एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें जो फैक्ट्स आए उसके मुताबिक जो कुछ भी रिपोर्टेड है मैं सिर्फ उसको रिप्रोड्यूस कर रहा हूं। ऑन जनवरी 1, 2020, 2020 जनवरी 1, देश के उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि पीएफआई में हैव प्लेड अ रोल इन द वायलेंस इन दिल्ली अगेंस्ट द सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो दिल्ली में शाहीन बाग, सीलमपुर, शाहदरा, यहां जो भी कुछ हुआ उसमें पीएफआई का डायरेक्ट रोल हो सकता है। उसके फंडिंग को लेकर तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अलग इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो लॉ मिनिस्टर के मुताबिक उसमें पीएफआई का रोल सस्पेक्टेड था डायरेक्टली। एएस जैनाबा प्रेसिडेंट है नेशनल विमेंस फ्रंट, जो पीएफआई का विमेन विंग है उसकी ये प्रेसिडेंट है, नेशनल विमेंस फ्रंट। और इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये माना है कि हम रिलीजियस कन्वर्जन टू इस्लाम करते हैं, ये पीएफआई का काम है, धर्म परिवर्तन कराना, हम लोगों के धर्म को परिवर्तन कराते हैं। ये एएस जैनाबा प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल विमेंस फ्रंट को कोट करके रिपोर्ट किया गया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पीएफआई के मेंबर्स कौन हैं, क्या कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या लोकस स्टैंडाई है, ये ऑर्गेनाइजेशन कितना नेशनल इंटरेस्ट में है, एजेंसीज क्या सोच रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं, मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोच रही है और क्या क्या इंसिडेंट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट का वो इंसिडेंट हो, सीए प्रोटेस्ट हो, बुरका हो, यूनिटी मार्च हो, केरला में मर्डर्स हो, पॉलिटिकल मर्डर्स या दूसरे या बाकी जगह वायलेंस हो या कम्युनल टेंशन हो, हर एक चीज में पीएफआई का नाम आ रहा है। ऐसे में पीएफआई का रोल सस्पेक्टेड है इन द हिजाब कंट्रोवर्सी और गहलोत साहब ने इसी पीएफआई को परमिशन दे दिया, राजस्थान के कोटा में मार्च निकालिए, अपना फाउंडेशन डे मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर अ सेफ ऑर्गेनाइजेशन। द क्वेश्चन इज कांग्रेस trying to say that PFI is a legitimate organization, number one, and second, is the Congress government saying that action against PFI is wrong, PFI is free to operate क्योंकि PFI is not a threat to the national security? Is that what the Congress government saying? कि PFI जिस कांग्रेस गवर्नमेंट ने, जिस कांग्रेस पार्टी ने केरला में कहा कि इट इज डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट, यानी पीएफआई देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्या वही कांग्रेस राजस्थान पहुंचते पहुंचते अपनी डेफिनेशन बदल रही है? ये सवाल है। क्या वही पीएफआई आज देश के लिए खतरा नहीं है? क्या वही पीएफआई जिसका नाम इतने सारे केसेस में आ रहा है, क्या वो सब कुछ ठीक हो गया, उसमें वो सुधर गई है? लेट द कांग्रेस रिस्पॉन्ड। ये मैटर बढ़ने वाला है, प्लीज कीप एन आई ऑन दिस। अगले 2 दिन में आप देखेंगे इस पे कितना हंगामा होने वाला है। ऑन दैट नोट आई टेक लीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। Please do share the video because if you share the video, it will reach many more people. Otherwise, there is no other way that I can reach to the people that I intend to. ये आप जरिया हैं जिनके कारण मैं आता हूं, आप लोगों से बात करता हूं, जो इन्फॉर्मेशन होता है मुझे लगता है रेलेवेंट है आपको बताना, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसको बाकियों तक ले जाना आपका काम है, and I need your help on that. Thanks a lot for watching. Stay safe, stay connected.